Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. In strategic management accounting, we use different accounting based performance measures for the evaluation of the performance of an organization. These performance measures are based on accounting information, and one of the accounting information is investment. Here in this video, we will discuss various definitions of investments which are taken for the calculation of various performance measures like return on investment, residual income, economic value added. The links of the videos on all these measures can be found in the description. To understand the definitions of investment, be with me till the end of the video and like it and share with others. For more conceptual videos on strategic management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. Let's have our discussion. ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं। हमने भी यहाँ पे बात की ना कि इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट्स की अल्टरनेटिव डेफिनेशंस क्या हो सकती। टोटल एसेट्स अवेलेबल includes all assets regardless of their intended purpose। इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस मकसद के लिए हम लोगों ने वो एसेट्स खरीदे हुए हैं, रखे हुए हैं, regardless of this हम लोग जब तमाम एसेट्स को अपनी एसेट बेस में शामिल कर देते हैं तो वो भी एक डेफिनेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग आवर अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं वो हम टोटल अवेलेबल एसेट्स भी एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। हम अपने रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की फिगर ले रहे हैं उसमें भी हम टोटल एसेट्स की फिगर को एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा हम वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं तो वैल्यू एडेड में भी हम लोग एसेट्स की फिगर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की फिगर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम टोटल एसेट्स अवेलेबल को इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। सम पीपल, सम ऑथर्स टेक दिस फिगर एज एन इन्वेस्टमेंट। उनकी अपनी एक डेफिनेशन है, वो अपनी एक लॉजिक है कि हम सारे एसेट्स जो के कंपनी के हैं वो सारे ही एसेट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो ऑपरेशंस में यूज हो रहे होते हैं, उनके बेनिफिट्स हम ले रहे होते हैं, तो इसलिए हमें सारे ही एसेट्स जो हैं वो अपनी एसेट बेस के अंदर यूज करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर यूज करने चाहिए। Then the next concept is total assets employed. Total assets employed mean total assets available minus the sum of idle assets and assets purchased for future expansion। जो हमने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या हम लोगों ने आइडल जो एसेट्स हैं वो जब हम लोग माइनस कर देते हैं अपने अवेलेबल एसेट्स में से तो हम ये कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड। बेसिकली हमने एसेट्स जो हैं जो एम्प्लॉय किए हैं फॉर अर्निंग आर प्रॉफिट्स और अर्निंग आर रेवेन्यूज, उनको हम लोग एसेट्स एम्प्लॉयड बोलते हैं और वो एसेट्स एम्प्लॉयड भी हम एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बाज ऑथर्स के मुताबिक, बाज सिचुएशंस के मुताबिक। ठीक है जी, इसमें हम लोग टोटल अवेलेबल एसेट्स नहीं लेते बल्कि इसमें से हम लोग जो फ्यूचर एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने एसेट्स खरीद के रखे होते हैं या हमारे पास जो आइडल एसेट्स पड़े हुए होते हैं उनको हम लोग माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटीज। एक और डेफिनेशन ये है कि हम एसेट्स एम्प्लॉयड लेते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं, उसमें से हम करंट लायबिलिटीज भी माइनस कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अमाउंट भी हमारे पास बेसिकली अवेलेबल नहीं है हमारे ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये तो हमें किसी भी वक्त पे करने की जरूरत पड़ सकती है। और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट या ऑपरेटिंग एसेट वही हो सकता है जो पूरा साल आपके पास अवेलेबल हो उसके ऊपर काम करने के लिए। तो इसलिए हम लोग इसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो टोटल एसेट एम्प्लॉइज एक्सक्लूडिंग करंट एसेट्स फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, तो उसको भी हम लोग एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन ले सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशंस। वन नेगेटिव फीचर में इनकरेज डिविजन मैनेजर to use an excessive amount of short-term debt because short-term debt reduces the amount of investment। अब इसका एक नुकसान भी है।
उसका नुकसान क्या है कि मैनेजर जो है या डिविजनल मैनेजर जो है वो क्या कर सकता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम करने के लिए, बिकॉज डिनोमिनेटर जब कम होगा तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, फाइनेंशियल मेजर्स होंगे, वो इम्प्रूव कर जाएंगे। जो इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम दिखाता है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम दिखाने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स जो है वो बढ़ा सकता है। फॉर समझते कि रिपोर्टिंग पीरियड के लिए वो क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा अपने जो जो क्या हैं उनके जो क्रेडिटर्स हैं या उनके जो पेएबल्स हैं, उनकी पेमेंट्स को वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और होल्ड करने के बाद उनकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, और इंक्रीज होने के बाद जब उनकी करंट लाइबिलिटीज माइनस होंगी उसकी ऑपरेटिंग एसेट्स में से, तो इन्वेस्टमेंट बेस उसकी कम हो जाएगी। इसका फायदा उसको ये पहुंचेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर की फिगर होंगी, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे रेजिडुअल इनकम है, या जैसे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, उनकी फिगर्स जो है वो इम्प्रूव्ड नजर आएंगी। तो इसको जो है वो एक मैनेजर जो है वो अपने फायदे के लिए भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। ये इसका एक नेगेटिव फीचर है। उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कैन आल्सो बी यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट बेस, calculated by assigning liabilities among divisions and deduct these amounts from total assets of each division। हम क्या करते हैं कि एक कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज होती हैं वो हम जो भी डिविजन्स होते हैं उनमें हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम लोग उनके टोटल एसेट्स में से उन लाइबिलिटीज को माइनस करके स्टॉक होल्डर्स इक्विटी निकालते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट मैयर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है एज अ डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो हम डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट की फिगर ले रहे हैं ना, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेजिडुअल इनकम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन या कैलकुलेशन करने के लिए हम डिफरेंट जो टेक्निक्स या डिफरेंट जो लॉजिक्स यूज कर सकते हैं, उनमें से एक लॉजिक ये भी है कि हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी लगाएं। हम यहाँ पे सिर्फ एसेट साइज को देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग एसेट और लाइबिलिटी साइड को भी देख रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, और डिविजन्स के जो एम्प्लॉयड एसेट्स होते हैं या टोटल एसेट्स होते हैं उनमें से हम उनका जो पोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज होता है उसको माइनस करते हैं। उससे क्या बन जाता है, उनकी जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होती है। मीन हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को क्या कर रहे होते हैं, डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। ड्रॉबैक इसका क्या है, कंबाइंस द ऑपरेटिंग डिसीजंस मेड बाय होटल मैनेजर्स विद द फाइनेंसिंग डिसीजन मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब ये बेसिकली ये जो बेस होटल मैनेजर्स जो हैं वो तो ऑपरेटिंग डिसीजंस कर रहे होते हैं, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो फाइनेंसिंग डिसीजंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि ऑपरेटिंग एसेट्स और फाइनेंसिंग को मिक्स अप कर दिया है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसमें हम लोग फिर मैनेजर्स को फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसमें टॉप मैनेजमेंट के जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उनका भी इम्पैक्ट आ जाता है। इस मेजर को अगर यूज करेंगे, इसमें ये एक गलती करेंगे कि हम टॉप मैनेजर्स की जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनका इम्पैक्ट भी मैनेजर के जो ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं उनके ऊपर डाल देंगे। तो आप याद रखें कि हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड या फिर टोटल एसेट एम्प्लॉयज माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये दो मेजर्स जो हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड।